तब मजबूरन रिफॉर्म्स किए जाते थे। आप याद करिए, 1991 का रिफॉर्म भी तब हुआ जब देश पर दिवालिया होने का खतरा आ गया था, जब देश को सोना गिरवी रखना पड़ा था। पहले की सरकारों का यही तरीका था। वो रिफॉर्म्स कंपल्सन में ही किया करते थे। जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ, कांग्रेस सरकार की कलई खुल गई तो एनआईए का गठन किया गया। जब पावर सेक्टर बर्बाद हो गया, ग्रिड फेल होने लगे, तब मजबूरी में कांग्रेस को पावर सेक्टर में याद आई। साथियों, ऐसी एक लंबी सूची है जो याद दिलाती है कि जब कंपल्शन में, मजबूरी में रिफॉर्म होता है तो न सही नतीजे मिलते हैं, न देश को सही परिणाम मिलते हैं। साथियों, आज मुझे गर्व है कि बीते 11 वर्षों में हमने पूरे कन्विक्शन के साथ रिफॉर्म किए हैं और ये रिफॉर्म पॉलिसी में हुए हैं, प्रोसेस में हुए, डिलीवरी में हुए और इतना ही नहीं, माइंडसेट में भी रिफॉर्म हुआ है। क्योंकि साथियों, अगर पॉलिसी बदले लेकिन प्रोसेस वही रहे, माइंडसेट वही रहे, डिलीवरी ठीक से ना हो, तो रिफॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा बन के रह जाता है। इसलिए हमने पूरे सिस्टम को बदलने के लिए ईमानदारी से कोशिश की है। साथियों, मैं प्रोसेस की बात करूं तो एक साधारण लेकिन बहुत जरूरी प्रोसेस है कैबिनेट नोट्स का। यहां कई लोगों को अंदाजा होगा कि पहले की सरकारों में एक कैबिनेट नोट बनने में ही कुछ महीने लग जाते थे, महीने। अब स्पीड से देश का विकास कैसे होता? इसलिए हमने इस प्रोसेस को बदला। हमने डिसीजन मेकिंग को टाइम बाउंड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाया। हमने ये तय कर दिया कि इस अफसर की टेबल पर ये कैबिनेट नोट इतने घंटे से ज्यादा रहेगा ही नहीं। या तो रिजेक्ट करो या निर्णय लो। और इसका नतीजा आज देश देख रहा है। साथियों, मैं आपको रेलवे ओवरब्रिज के अप्रूवल का भी उदाहरण दूंगा। पहले आरओबी का एक डिजाइन अप्रूव कराने के लिए कई वर्ष लग जाते थे, कई सारी क्लियरेंस की जरूरत थी, कई जगह चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी। और ये मैं प्राइवेट के लिए नहीं कह रहा हूं, सरकार को। हमने इसको भी बदला और आज देखिए कितनी तेजी से रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। नितिन जी ने, विनीत जी ने बहुत विस्तार से इस बात को बताया। साथियों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का है। अब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर देश की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक समय था जब बॉर्डर एरिया में एक साधारण सी सड़क बनाने के लिए भी कुछ परमिशन दिल्ली से लेनी पड़ती थी।
जिला स्तर पर निर्णय लेने के, यानी इसके सामने एक प्रकार से उसको कोई अधिकार ही नहीं दे, दीवार ही दीवार थी, वो निर्णय नहीं कर सकता था। और इसलिए तो दशकों बाद भी हमारे देश में बॉर्डर इंफ्रा इतना बेहाल रहा। 2014 के बाद हमने इस प्रोसेस में भी रिफॉर्म किया, हमने स्थानीय प्रशासन को एम्पावर किया और आज हम देश के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से डेवलप होते देख रहे हैं। साथियों, बीते दशक में भारत के जिस रिफॉर्म ने दुनिया में हलचल मचा दी है वो है यूपीआई, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये पॉलिसी, प्रोसेस और डिलीवरी के एक शानदार कन्वर्जेंस का प्रमाण है। जो लोग कभी बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े बेनिफिट्स के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, यूपीआई देश के ऐसे नागरिकों को सर्व कर रहा है। ये जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी है। ये रिफॉर्म किसी कंपल्सन से नहीं हुआ है, ये हमारा कन्विक्शन था। और कन्विक्शन ये था कि जिन लोगों तक पहले की सरकारें कभी नहीं पहुंची, हमें ऐसे नागरिकों का इंक्लूजन करना है। जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी पूछता है। और इसलिए ये रिफॉर्म किए गए हैं और आज भी हमारी सरकार इसी सोच के साथ चल रही है। साथियों, भारत का ये जो नया मिजाज है वो हमारे बजट में भी रिफ्लेक्ट होता है। पहले जब बजट की चर्चा होती थी तो फोकस सिर्फ आउटले पर होता था, कितना पैसा आवंटित हुआ, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। और उस दिन टीवी देखेंगे तो पूरी टीवी एक ही, यानी इनके लिए बजट मतलब इनकम टैक्स ऊपर गया कि नीचे गया, इसके आगे उनको देश दिखता ही नहीं है। और होता तो क्या था, कितनी ट्रेनें घोषित हुई, यही चलता रहता था। उन घोषणाओं का बाद में क्या हुआ कोई पूछने वाला नहीं था। और इसलिए हमने बजट को आउटले के साथ साथ आउटकम सेंट्रिक बनाया। साथियों, बजट में एक और बड़ा बदलाव आया है। 2014 से पहले ऑफ बजट बोरोइंग पर बहुत अधिक चर्चा होती थी, लेकिन अब ऑफ बजट रिफॉर्म्स की चर्चा होती है। बजट से बाहर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स हुए, प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बनाया, आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाया। साथियों, बजट में घोषित हो या बजट से बाहर, रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार गति पकड़ रही है। अगर मैं पिछले 1 साल की ही बात करूं तो हमने पोर्ट्स एंड मैरीटाइम सेक्टर में रिफॉर्म किया, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए अनेक इनिशिएटिव लिए, जन विश्वास एक्ट के तहत रिफॉर्म्स को और आगे बढ़ाया, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए शांति एक्ट बनाया, लेबर कानूनों से जुड़े रिफॉर्म्स को लागू किया
भारतीय न्याय संहिता लेकर आए, वक्फ कानून में रिफॉर्म किया गया, गांव में रोजगार के लिए नया जी राम जी कानून बनाया। ऐसे अनेक रिफॉर्म्स साल भर होते रहे हैं। साथियों, इस साल के बजट ने रिफॉर्म एक्सप्रेस को और आगे बढ़ाया है। वैसे तो बजट के बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन मैं दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करूंगा। कैपेक्स और टेक्नोलॉजी। बीते वर्षों की भांति इस बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को बढ़ाकर करीब 17 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि कैपेक्स का मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना बड़ा होता है। इससे देश की कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अनेकों सेक्टर्स में बहुत बड़ी संख्या में जॉब क्रिएशन भी होती है। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप का निर्माण, देश के टियर 2, टियर 3 शहरों के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का निर्माण और 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ऐसे बजट अनाउंसमेंट सही मायने में युवाओं पर, देश के फ्यूचर पर ये इन्वेस्टमेंट है। साथियों, बीते दशक में हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को ग्रोथ का कोर ड्राइवर माना है। इसी सोच के साथ देश में स्टार्टअप कल्चर, हैकाथॉन कल्चर, उसको हमने प्रमोट किया। आज देश में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप, रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और ये डाइवर्स सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। हमने युवाओं को प्रोत्साहित किया। देश में रिस्क टेकिंग कल्चर को पुरस्कृत करने का भाव जगाया और परिणाम हमारे सामने है। इस साल का बजट हमारी इसी प्राथमिकता को और मजबूत करता है। विशेष तौर पर बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर और एआई जैसे सेक्टर के लिए इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। साथियों, आज जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ी है तो हम राज्यों को भी उतना ही ज्यादा सशक्त कर रहे हैं। मैं एक और आंकड़ा आपको देना चाहता हूं। 2004 से 2014, 10 साल, इस दरमियान राज्यों को टैक्स डिवॉल्यूशन के तौर पर 18 लाख करोड़ रुपए, 18 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही मिले थे 4 से 14 तक। जबकि 2014 से लेकर 2025 तक राज्यों को 84 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। अगर मैं इस साल बजट में प्रस्तावित लगभग 14 लाख